जैसे जैसे कदमों की आहट उसके करीब आ रही थी, उसका दिल और भी बेलगाम होकर धड़कने लगा था। होठों पर हल्की सी शर्मीली मुस्कान थी और दिल में अनकहे जज्बात उमड़ रहे थे। इतने सालों का इंतजार आज ख़त्म होने जा रहा था। बेहान, जो उसके दिल की सल्तनत का राजा था, जिसका नाम सुनकर ही कोमल की सांसें बेकाबू हो जाती थीं, आज वो उसके सामने था, उसका हमसफ़र बनकर। आज से उसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली थी, लेकिन कोमल नहीं जानती थी कि बेहान के दिल में उसके लिए क्या एहसास है। क्या वो भी उसके लिए जागती आंखों से सपने देखता होगा? क्या वो भी हर पल उसे अपने साथ महसूस करता है? क्या उसने भी इस मिलन की रात के लिए इंतजार किया होगा, जिस तरह मैं बेचैन होकर उसका इंतजार कर रही हूँ? क्या वो भी बेकरार होकर मेरे पास आने के लिए तड़प रहा होगा? सोचते सोचते उसके लबों पर एक हल्की सी शर्मीली मुस्कान आई थी। 5 साल हो चुके थे इस रिश्ते को, लेकिन अपने परिवार की परंपराओं के अनुसार उन्होंने कभी आमने सामने मुलाकात नहीं की थी और ना ही बेहान ने कभी उससे बात करने की कोशिश की थी। कोमल को अक्सर इस बात पर आश्चर्य भी होता था और डर भी लगता था कि न जाने बेहान के दिल में उसके लिए क्या है, वो उसके बारे में क्या सोचता होगा। आखिर इन 5 सालों में वो एक बार तो बात करने की ख्वाहिश करता, लेकिन उसने तो जैसे एकदम चुप साध ली थी, जैसे उसे इस रिश्ते से कोई मतलब न था। लेकिन जब शादी की तारीख तय हो गई तो उसका दिल भी हल्का हो गया था और ये सोचकर उसने दिल को समझाया कि शायद वो भी अपने रीति रिवाजों में जकड़ा हुआ हो। फिर उसे मेरा ख्याल हो, मेरे परिवार की परंपराओं के बारे में जानता हो। और आज वो दुल्हन बनी उसका इंतजार कर रही थी और फिर वो आया उसके करीब, धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए। जैसे जैसे वो पास आता गया, कोमल का दिल और भी बेलगाम होकर धड़कने लगा। नाजुक से होंठ कांप कर रह गए थे, पलकों की झालर खुद ब खुद झुक गई थी। वो इंतजार में थी कि कब बिहान उसका घूंघट उठाएगा और उसकी तारीफ में कुछ रोमांटिक शब्द कहेगा, लेकिन अगले ही पल उसके सपनों की दुनिया चकनाचूर हो गई। तुम यहाँ मेरी माँ की मर्जी से आई हो, उनकी वजह से मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है, तुम्हें अपनी बीवी भी मान लिया है, मगर तुम मेरे दिल पर कभी राज नहीं कर सकोगी। कभी मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं जागेगा, क्योंकि मुझे औरत नाम से ही नफरत है। मैं औरत को प्यार के काबिल नहीं समझता। अगर मम्मा की जिद न होती तो आज तुम इस जगह पर न होती। और बेहान के शब्द कोमल के कानों में जहर की तरह घुल गए। वो बस सन्न खड़ी रह गई। उसकी आंखों में एक सवाल था और दिल में एक अजीब सा खालीपन। बेहान बिना उसकी तरफ देखे वहाँ से चला गया। कोमल के कदम तक नहीं हिले। उसकी आंखें दरवाजे पर टिक गईं, जहाँ से अभी अभी उसका पति उसे हमेशा के लिए तोड़कर चला गया था। रात बीतती गई और उसका तकिया उसके आंसुओं से धीरे धीरे भीगता चला गया। अगली सुबह वैसे ही आई थी जैसे रोज आती है, नई उम्मीदों की रोशनी लेकर। मगर कोमल के लिए अब सब कुछ बेरंग हो गया था। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे एहसास होने लगा कि उसकी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है। बेहान उसे देखता तक ना था, बात करना तो दूर, वो उसे कभी सीधे संबोधित भी नहीं करता। उसने शादी के अगले दिन से ही अपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। हालांकि कोमल की सास ने कहा था, नई नई शादी हुई है, कुछ दिनों की छुट्टियां ले लो, लेकिन वो काम का बहाना बनाकर ऑफिस जाने लगा। देर रात तक ऑफिस से आता और आते ही सो जाता। सुबह सवेरे फिर ऑफिस के लिए निकल जाता। कोमल से उसका आमना सामना बहुत कम होता था और जब भी होता वो उसे नज़र चुराकर अपने काम में बिजी हो जाता। इस अपमान पर कोमल की आंखों में बार बार आंसू आ जाते। बेहान ने उसे अपनी पत्नी का स्थान तो दे दिया था, मगर वो उससे 2 मीठे बोल तक बोलना अपनी इंसल्ट समझता था। आखिर क्यों उसके दिल में अपनी नई नवेली दुल्हन के लिए इतनी नफरत क्यों थी? वो औरत जात से इतनी घृणा क्यों करता था? कोमल हर पल यही सोच सोच कर घुलती रहती। वो हर तरह से कोशिश करती कि उसके चेहरे से कोई भी ये महसूस न कर सके कि वो अपनी शादी से खुश नहीं है, मगर लोगों की नज़रों से कुछ भी छिपा न रहता। और फिर एक दिन विराज के एक शब्द ने कोमल को झकझोर कर रख दिया। विराज बेहान का एक चचेरा भाई था। उनके घर आमने सामने थे और विराज के अक्सर वहाँ आना जाना लगा रहता था। जब भी विराज कोमल के घर आता उसे अजीब सी नज़रों से देखता था, जैसे कुछ तलाशने की कोशिश कर रहा हो। शायद वो भाप गया था कि दोनों के बीच कुछ भी सही नहीं है और विराज की नज़रें कोमल को हमेशा असहज कर देती थीं। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा जो कोमल को डराता था। और फिर एक दिन वो हुआ जिसका कोमल ने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। बेहान तुम्हें पसंद नहीं करता है ना? वो आंखों में अजीब से रंग लिए कोमल के सामने खड़ा बड़ी बेबाकी से सवाल कर रहा था, जबकि कोमल ने चौंक कर विराज की ओर देखा। हैरानी होती है कि तुम्हारे जैसी नाजुक और खूबसूरत बीवी को पाकर भी
कोई अपनी किस्मत पर गर्व न करे। हैरत है मुझे बिहान की सोच पर और उसकी हिम्मत पर भी। भला वो इतनी खूबसूरत और हॉट बीबी को नज़रअंदाज कैसे कर सकता है। कहते कहते विराज ने अपने नीचे वाले होंठ को दांतों के नीचे दबाया था, जैसे अपने अंदर उमड़ते जज्बातों को काबू करने की कोशिश कर रहा हो। जबकि कोमल ने अपनी साड़ी का पल्लू सही किया था। उसे विराज की नज़रें अपने शरीर के अंदर तक उतरती महसूस हो रही थीं। वो विराज को इग्नोर करके वहाँ से जाना ही चाहती थी जब विराज दोबारा से बोला, यकीन मानो बिहान की जगह अगर तुम मेरी बीवी होती तो तुम खुद पर गर्व करती। ऐसा सुकून देता कि तुम्हारी आत्मा तक तर हो जाती। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि तुम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा पाती। इस खुले इजहार पर कोमल का मुंह खुला का खुला रह गया। विराज, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? उसकी आवाज़ में झटका साफ झलक रहा था। मुझे अपने पति से कोई शिकायत नहीं है। बिहान मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है और आइंदा ऐसी बातें मत करना। मैं तुम्हारे लिए इज्जत के काबिल हूँ। मैं तुम्हारे चचेरे भाई की बीवी हूँ। कोमल के शब्दों में नाराज़गी थी, मगर विराज के होठों पर बस एक हल्की सी मुस्कान। जानता हूँ कि तुम मेरे चचेरे भाई की बीवी हो और ये भी जानता हूँ कि तुम उसके साथ खुश नहीं हो, बल्कि खुश होने का ड्रामा करती हो। मैं तो ये भी जानता हूँ कि अब तक वो एक बार भी तुम्हारे करीब नहीं आया है। शादीशुदा होकर भी तुम अब तक कुंवारी हो। काश मैंने सही समय पर कोई फैसला कर लिया होता तो आज मुझे इस तकलीफ से न गुजरना पड़ता। उसकी ठंडी सांसों में एक अजीब सा दर्द था, जबकि कोमल के पूरे वजूद में एक आग सी लग चुकी थी। गुस्से के मारे उसका चेहरा लाल हो गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब बकवास करने की? हम दोनों पति पत्नी के बीच में क्या चल रहा है और क्या नहीं, ये हमारे पर्सनल मैटर हैं और मैं तुम्हें इस मैटर में बोलने का बिल्कुल भी हक नहीं दूंगी। ये कहकर वो विराज को वहीं ड्राइंग रूम में छोड़कर तेज तेज कदमों से अपने रूम में चली आई थी और विराज के सामने वो जो इतनी बहादुर बन रही थी, कमरे में आकर ही फूट फूट कर रो पड़ी थी। विराज की इतनी हिम्मत कभी न होती अगर उसे अपने पति से प्यार और विश्वास मिला होता। उसे बिहान से शिकायत होने लगी थी, आखिर क्या कमी है मेरे अंदर? क्यों मुझे ठुकरा दिया गया? शादी नहीं करनी थी तो पहले ही इनकार कर देते। इस तरह सजा देने की क्या ज़रूरत थी? रोते हुए वो आईने के सामने आकर खड़ी हो गई थी। शायद मैं बिहान के काबिल नहीं हूँ, तभी तो मेरी एक तरफ एक नज़र उठाकर भी नहीं देखता। वो खुद को शीशे में निहारने लगी थी, लेकिन चाहकर भी वो खुद के अंदर कमी नहीं ढूंढ पा रही थी। वो अच्छी खासी खूबसूरत थी। नई नई जवानी का रंग रूप निखर कर चढ़ा था। अभी वो सिर्फ 20 साल की थी। सिर्फ 15 साल की थी जब उसका रिश्ता बिहान से तय हो गया था और 15 साल की उम्र से ही उसने बिहान के अलावा किसी और के बारे में सोचा तक न था। उसने साड़ी का पल्लू अपने कंधे से नीचे हटा दिया था। उसका पूरा वजूद खिले गुलाब की तरह महक रहा था। हर अंग से खूबसूरती झलक रही थी। काली साड़ी में उसका दूधिया रंग सफ़ेद मोतियों की तरह चमक रहा था। गहरे गले के बिलाव से उसकी जवानी उभर कर सामने आ रही थी। बिहान शायद उसे नज़र भरकर देख लेता तो बेखुदी से पागल हो जाता, लेकिन उसने तो नज़र भरकर उस पर डाली भी नहीं थी और ये नज़र विराज ने उस पर डाल दी थी और विराज की नज़रों ने कोमल की खूबसूरती को भांप लिया था और अब वो कोमल की खूबसूरती को पाना चाहता था। वो बेबस होकर बेड पर आकर बैठ गई थी। मेरी ये खूबसूरती, मेरी ये जवानी किसी काम की नहीं जब मेरा पति ही मुझे पसंद नहीं करता। रोते रोते न जाने कब उसकी आंख लग गई थी, लेकिन अब तो ये रोज का ही रूटीन बन गया था। विराज का रोज रोज घर आना, उसे चोरी चोरी निहारना। कोमल अब धीरे धीरे विराज के रवैये से परेशान रहने लगी थी। एक तरफ बिहान का बेरुखी भरा व्यवहार उसे अंदर से तोड़ रहा था और दूसरी तरफ विराज था जो हर पल उसके लिए नई मुश्किलें खड़ी करने पर उतारू नजर आता था। हालांकि विराज इस तरह की बातें तभी करता जब वो कोमल को अकेले पाता था। वो तन्हाई का फ़ायदा उठाकर हर बार उसके होश उड़ा देता। कोमल हर हाल में विराज से सामना कम से कम करना चाहती थी, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं था। घर में शारदा जी और कोमल के अलावा सिर्फ एक नौकरानी आती थी जो बस बर्तन धोने और सफाई करने आती और फिर चली जाती। बिहान अपने ऑफिस में होता और वो भी रात गए तक लौटता था, इसलिए पूरे दिन घर में बस शारदा जी और कोमल ही रहती। ऐसे में जब विराज घर आता तो शारदा जी का चेहरा खुशी से खिल उठता। तुम्हारी वजह से ही इस घर में रौनक रहती है विराज, वरना तो पूरा घर भाए भाए करता रहता है, जैसे इस घर में इंसान ही नहीं बसते। तुम आते हो तो घर में जिंदगी का एहसास होता है। बिहान तो सुबह का गया रात को लौटता है। कितने कितने दिन गुजर जाते हैं और उससे ठीक से बात भी नहीं हो पाती। चाची,
मैंने तो सोचा था जब बिहान भाई की शादी हो जाएगी तो वो घर में ही टिक जाएंगे, काम के लिए भी मुश्किल से ही घर से बाहर निकलेंगे। आपके लिए तो उन्हें ऑफिस भेजना भी मुश्किल हो जाएगा। मगर वो तो आज भी वैसे के वैसे ही हैं, उनकी दिनचर्या में कोई भी बदलाव नहीं आया। हैरत होती है मुझे बिहान पर, वरना कौन इतनी खूबसूरत बीबी को, वो भी नई नवेली बीबी को छोड़कर पूरे दिन के लिए घर से गायब होता है। विराज ने मुस्कुराते हुए कोमल की तरफ देखा था, जो विराज के सामने वाले सोफे पर ही बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी। और विराज की बात सुनकर शारदा जी गहरी सांस लेकर रह गईं। वहीं कोमल भी अंदर ही अंदर बेचैन हो गई थी। मैंने तो सोचा था शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो जिंदगी की तरफ लौट आएगा, उसे भूल जाएगा। मगर पता नहीं क्यों उस डायन की वजह से मेरे बेटे ने जैसे खुशियों से मुंह मोड़ लिया है। जिंदगी से इतना ऊब गया है कि मैं तो उसे बद्दुआ देती हूँ, जिसने मेरे बेटे का दिल उजाड़ दिया, वो भी कभी जिंदगी में सुकून ना पाए। आज पहली बार शारदा जी इस तरह की कोई बात कोमल के सामने कर रही थीं। कोमल के चेहरे पर गहरी हैरानी थी। आप किसकी बात कर रही हैं आंटी? कौन थी वो जिसने बिहान का दिल तोड़ा? और कैसे? उसकी आंखों में सवाल भर गए थे। वो कभी शारदा जी को देखती तो कभी विराज की ओर। उसके दिल में अंधेरे से उतरने लगे थे, ये सोच कर ही कि उसका पति तो पहले से ही किसी और के इश्क में डूबा हुआ है। हालांकि कोमल ने तो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अपने पति के लिए बचा कर रखा था। शारदा जी एक पल के लिए घबरा गईं। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने ये बात कोमल के सामने कह दी है। मगर विराज के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी, जैसे ये उसका मनपसंद टॉपिक हो। चाची, क्या आपने इन्हें बताया नहीं कि बिहान भाई की जिंदगी में कोई और लड़की थी? 6 साल से वो उससे बेतहाशा मोहब्बत करते थे, उससे शादी करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। मगर शादी से ठीक 1 महीने पहले उसने बिहान को धोखा दे दिया। अपने अमेरिका रह रहे अपनी माँ के दोस्त के बेटे से शादी कर ली। क्या भाभी को ये सब नहीं पता? बिहान भाई ने इन्हें कुछ नहीं बताया? कोमल का चेहरा तो एकदम सफ़ेद पड़ गया, वो हक्का बक्का रह गई। ऊपर से विराज की आंखों में जो अजीब सी चमक थी, उसने कोमल को और भी असहज कर दिया था। वो कितनी तंज भरी नज़रों से उसे देख रहा था। कोमल को खुद ही खुद से अब शर्मिंदगी होने लगी थी। उसने झट से वहां से उठकर चले जाने में ही भलाई समझी। तुम्हें कोमल के सामने ये सब नहीं कहना चाहिए था विराज। अगर उसने ये बात बिहान से पूछ ली तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि उसने कोमल को अपने अतीत के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अरे चाची, कुछ नहीं होगा, आप इतनी छोटी छोटी बातों की फिक्र मत किया करें। वैसे भी अब वो आपकी बहू है, उसे पूरी जिंदगी यहीं रहना है। आज नहीं तो कल उसे ये सच पता चल ही जाता, और फिर बिहान का रवैया ही सब कुछ कहने के लिए काफ़ी है। मुझे तो लगा था कि भाभी को पहले से ही इस बात का अंदाजा हो गया होगा, मगर वो तो बहुत ही सीधी और मासूम निकली। कोमल को अब आखिरकार बिहान की बेरुखी और उदासीनता की वजह समझ में आ गई थी। तो ये वजह है, किसी और की बेवफाई की वजह से मजनू बने बैठे हैं। तभी न मेरी मोहब्बत नज़र आती है और ना ही मेरी खूबसूरती। इस इंसान का दिल मेरे लिए जरा भी नहीं पिघल सका। लगता है सारी जिंदगी मैं इस पत्थर से सिर टकराते टकराते मर जाऊंगी। कोमल बुरी तरह सिसक पड़ी थी। अपनी बेइज्जती और अनदेखी का एहसास उससे रुला रहा था। उसने प्यार से हर मुमकिन तरीके से बिहान को मनाने की कोशिश कर ली थी, मगर वो कभी उसकी तरफ झुका नहीं। कितने गहरे जख्म छोड़ गए थे उस लड़की की मोहब्बत ने, जो इतने सालों बाद भी उसके दिल पर अपनी छाप बनाए हुए थे। वो भी एक आम दिन था जब बिहान के रिश्ते की एक मासी का देहांत हो गया। अरे कोमल, मैं जरा मीनू के घर जा रही हूँ, हो सकता है मुझे लौटने में देर हो जाए। तुम घर का दरवाज़ा अंदर से अच्छे से बंद कर लेना, या फिर अगर मायके जाना चाहो तो चली जाना। अब मेरी वापसी तो रात को ही होगी। नहीं आंटी, मैं घर में ही रहूँगी। कोई बात नहीं, मुझे अकेले रहने की आदत है। अक्सर मम्मी और भाभी कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में जाती थीं तो मैं घर में अकेले रह लिया करती थी। मुझे अकेले रहने में कोई डर नहीं लगता। शारदा जी थोड़ी देर बाद चली गईं तो पूरा घर एकदम वीरान और सुनसान लगने लगा। नौकरानी भी कब की अपना काम खत्म करके जा चुकी थी। कोमल अब अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई। उसकी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए थे। हर लड़की की तरह उसका भी मन करता था कि वो अपने मायके जाकर कुछ दिन रहे, अपने पति के साथ घूमने फिरने जाए। मगर ना तो बिहान उसे कहीं बाहर लेकर जाता था और ना ही वो अपने मायके जा पाती थी। अगर उसकी भाभी भी आम रिवायती भाभियों जैसी ना होती तो शायद मायके जाने में उसे खुशी महसूस होती। मगर क्या करे, जब भी मायके जाती उसकी भाभी घर का माहौल बिगाड़ देती, छोटी छोटी बातों पर टेंशन खड़ी कर देती। अपनी माँ को परेशान देखकर कोमल चुपचाप आंसू पीकर वापस लौट आती।
1 महीना पहले जब वो अपने मायके गई थी तो एक मामूली सी बात पर उसकी भाभी मीना ने कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। कोमल तो वहां जाकर पछता गई थी। उस दिन कोमल का अपनी दोस्त के घर जाने का प्रोग्राम बन गया। उसे नहीं पता था कि भाभी ने भी अपने मायके जाने का प्लान बना रखा है। साहिल भाई, आज आपकी ऑफिस से छुट्टी है तो फिर मुझे आज मेरी दोस्त के घर छोड़ दें। मैं सिर्फ 1-2 घंटे में ही वहाँ से आ जाऊँगी। वापसी पर आप मुझे साथ ले आइएगा। कितना टाइम हो गया है किसी दोस्त से मिले हुए। तब साहिल भाई बहुत ही प्यार से बोले थे, ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। साहिल ने अभी उसे ये नहीं बताया था कि मीना के मायके जाने का भी प्रोग्राम है। इस बात से बेखबर कोमल अपनी दोस्त से मिलने के लिए उसके घर चली गई। इतने समय बाद दोनों मिली थीं, बातों में वक्त का पता ही न चला। साहिल उसे छोड़कर अपने दोस्तों के पास चला गया था और फिर पूरे 5-6 घंटे अपने दोस्तों के साथ बिताने के बाद वे दोनों बहन भाई घर लौटे थे तो सामने एक तूफान उनका इंतजार कर रहा था। आ गए वापस? बहन का तो ख्याल है मगर बीबी का नहीं। कब से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, तुमने मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठाई? मीना उन्हें देखते ही शुरू हो गई। कोमल को उनके गुस्से की वजह समझ न आई। क्या हुआ भाभी, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? तुम तो ऐसे बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ भी पता नहीं। क्या तुम नहीं जानती थी कि आज मेरे मायके जाने का प्रोग्राम है और तुम अपने भाई को लेकर अपनी सहेली के घर चली गई? तुमने जानबूझकर मेरा प्रोग्राम खराब किया है। अपने घर में तुम्हें सुकून नहीं मिलता, इसीलिए मेरा घर बर्बाद करने चली आती हो। और तब कोमल का दिल बहुत दुखा था। मम्मी, मेरी वजह से आपके घर का सुकून ख़राब हो तो अब अगली बार मैं रहने के लिए नहीं आऊँगी। 1 महीना बीत गया था और वो अभी तक अपने मायके नहीं गई थी। माँ और भाई से बस फ़ोन पर बात कर लेती थी और आज जब अकेली थी तो दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। वो अपने फ़ोन की गैलरी खोलकर बिहान की तस्वीरें देखने लगी। वो बहुत खूबसूरत था, बहुत हैंडसम, किसी भी लड़की का सपना हो सकता था। वो जूम कर करके बिहान की तस्वीरों को बड़े ही गौर से देख रही थी। उसका दिल बेख्तियार बिहान की बाहों के लिए तरसने लगा। वो एक जवान लड़की थी। जवानी के मुंहजोर जज्बात उसे परेशान करने लगे। उसका दिल मचलने लगा कि बिहान उसे अपनी बाहों में समेट कर उसके तड़पते जज्बातों को सुकून दे। लेकिन वो अब तक बिहान की मोहब्बत के लिए तरस रही थी। कितनी ही देर तक वो अपनी हालत पर तड़पती रही कि तभी उसे बाहर डोरबेल बजने की आवाज़ आई थी। अरे आंटी, इतनी जल्दी आ गई? उन्होंने तो कहा था कि वे रात देर तक वापस आएंगी। दरवाज़ा खोलने में उसे थोड़ी सी देर हो गई थी। तभी बाहर से विराज की झुंझलाई हुई आवाज़ आई, अरे भाभी, दरवाज़ा खोलो, कितनी देर से खड़ा हूँ। और विराज की आवाज़ सुनकर कोमल के हाथ दरवाज़ा खोलते खोलते रुक गए। वो घर में अकेली थी और वह विराज को इस वक्त अंदर कैसे बुला सकती थी, जबकि उसे विराज की नीयत भी ठीक नहीं लगती थी। दिल कड़ा करके बोली, विराज, इस वक्त घर में मैं अकेली हूँ। चाची मीनू मासी के घर पर गई हैं, तुम बाद में आना। मैं इसीलिए तो आया हूँ, मुझे पता है तुम अकेली हो। चाची मीनू मासी के घर पर गई हैं, उन्होंने ही तो मुझे बताया था कि तुम घर पर अकेली हो, तो मैं तुम्हारा ध्यान रखने आ गया। वो एकदम से अपनापन जताने लगा था। उसका लहजा भी मीठा और बनावटी लग रहा था। दरवाज़ा खोलो, तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ लाया हूँ। क्योंकि मुझे पता है चाची घर पर नहीं है तो तुमने खुद के लिए भी खाना नहीं बनाया होगा। दरवाज़ा खोलो, हम दोनों मिलकर खाएंगे। उसकी बात सुनकर कोमल का दिल जोर से कांप उठा। नहीं, मुझे इस इंसान के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। मैं घर में अकेली हूँ, अगर इसने मेरे साथ कुछ गलत किया तो। नहीं नहीं, कोमल कुछ भी कहे बिना अपने कमरे में चली गई। विराज बार बार डोरबेल बजा रहा था तो कभी दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, मगर कोमल ने तो जैसे अपने कान बंद कर लिए थे। और फिर विराज थक हार कर वहाँ से चला गया। कोमल ने सुकून का सांस लिया था। शुक्र है ये मुसीबत तो टली, वरना ये सोच कर ही उसका दिल घबराने लगा था कि वो उसके साथ अकेले घर में कैसे रहेगी। और रात को शारदा जी जब घर आई तो बहुत गुस्से में थीं। ये तुमने क्या हरकत की है? विराज कोई गए नहीं है, हमारे परिवार का ही बच्चा है, आंखों के सामने पला बड़ा है और तुमने उसके लिए दरवाज़ा ही नहीं खोला। उसे मैंने ही भेजा था तुम्हारे पास, कहा था कि तुम्हारा ख्याल रखे। तुम अकेली हो और एक तुम हो। बच्चा मुझसे शिकायत कर रहा था कि भाभी मुझे अपना नहीं समझती, उन्होंने मेरे साथ गैरों जैसा सलूक किया है। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत बुरी लगी कोमल। मैंने अपनी जान पहचान की लड़कियों को छोड़कर तुम्हें अपनी बहू बनाया और तुमने मुझे इसका ये सिला दिया कि मेरे परिवार के लोगों को मुझसे दूर कर रही हो। शारदा जी के मुंह में जो आ रहा था वो बोले जा रही थी। कोमल नम आँखों से उन्हें देखने लगी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैंने तो बस इसलिए उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला क्योंकि मैं घर में अकेली थी
और ये बात मुझे ठीक नहीं लगी। फिर भी बहू, वो कोई गैर नहीं है, हमारा अपना ही तो है। मम्मी, कोमल ने जो किया बिल्कुल सही किया। आपको इसे सही बात पर नहीं डांटना चाहिए। इस आवाज़ पर कोमल ने झटके से सिर उठाकर देखा। वहीं शारदा जी भी हैरान रह गई। कोमल पर एक नज़र तक न डालने वाला बिहान आज उसके हक में बोल रहा था और कोमल के दिल को तो जैसे खुशी से पर लगे थे। वहीं पर शारदा जी के चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कान आई थी, ये सोचकर कि बेटी और बहू के बीच सब कुछ ठीक होने लगा है। वो अपनी सारी नाराज़गी भूल गई। जितना भी गुस्सा था वो सारा झाग की तरह बैठ गया। मैं इसे अपनी बेटी समझती हूँ, इसीलिए समझा रही हूँ। तुम हम दोनों माँ बेटी के बीच में मत बोलो। और इसके बाद बिहान ने इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की। वो बस चुपचाप अपने मोबाइल में बिजी रहा और चाय पीता रहा। मगर कोमल के लिए यही काफ़ी था। इसका मतलब था कि पत्थर में दरार पड़ने लगी थी। अब वो वक्त दूर नहीं था जब बिहान के दिल में उसके लिए प्यार भी पैदा हो जाएगा। अब विराज का आना पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ने लगा था। उसकी यूनिवर्सिटी ऑफ हो गई थी। सुबह उठते ही वो उनके घर में आ बैठता और फिर उसकी फरमाइशें शुरू हो जाती। कभी नाश्ते में आलू का पराठा खाना है, कभी अदरक वाली चाय पीनी है, तो कभी लंच में वेज बिरयानी खानी है। कोमल तो उसकी फरमाइशें पूरी करने में हलकान हो जाती। शारदा जी उसे अपना बेटा ही समझती थी। जैसा उनके लिए बिहान था वैसा ही विराज था। मगर विराज के दिल में क्या था ये कोमल के अलावा कोई दूसरा नहीं जान सकता था। पहले तो विराज ने उसे बस जुबानी अपने दिल की बात बतानी शुरू की थी, मगर अब उसकी हिम्मत बढ़ने लगी थी। उस दिन कोमल किचन में उसके लिए चाय बनाने आई तो पीछे पीछे विराज भी किचन में आ गया और आते ही उसने कोमल का हाथ पकड़ लिया और कोमल तो उसकी हिम्मत पर हैरान रह गई। ये क्या हरकत है विराज, तुम यहाँ क्यों आए हो और छोड़ो मेरा हाथ। अगर आंटी ने देख लिया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। तुम्हें अपना नहीं तो मेरी इज्जत का ही ख्याल रखना चाहिए। कोमल ने झटके से अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाया था, जबकि विराज ढीठ बनकर मुस्कुराने लगा। क्या करूं, तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं। तुम्हारा ये महकता अनछुआ सा वजूद मुझे मदहोश करने लगा है। मैं तुम्हें छूकर तुम्हें पूरा कर देना चाहता हूं, जो बिहान न कर सका और न तुम्हें वो खुशी और सुकून दे सका जिसकी तुम हकदार हो, वो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तुमसे दूर रहना अब बहुत मुश्किल हो गया है। तुम्हारी संगत के लिए मैं पागल हो रहा हूँ। जितना तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ उतना ही तुम दूर चली जाती हो। क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि कोई तुम पर काले बादलों की तरह बरसे और अपनी मोहब्बत से तुम्हें पूरा भिगो दे, कि तुम्हारा पूरा बदन उस मोहब्बत की बारिश में डूब जाए। तुम एक बार इजाज़त तो दो, मैं वो बादल बनने के लिए तैयार हूँ। उसकी बातें सुनकर कोमल का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह की घटिया बातें करते हुए। तुम्हारे भाई की अमानत हूँ और भले मेरा पति मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करता है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर तुम अभी और इसी वक्त मेरे सामने से ना गए तो मैं बिहान को सब कुछ बता दूंगी। इसीलिए भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चलते नजर आओ। और विराज जोर से कह कहा लगाकर हंस पड़ा था। फिर 2 कदम कोमल के और भी करीब हुआ। फिर जाते जाते विराज उसके साथ एक गुस्ताखी कर गया। जाते जाते उसने कोमल के नाजुक से होठों को अपनी दोनों उंगलियों से, और कोमल का खून गुस्से के मारे खौल उठा था। अब इस लड़के की हरकतें बर्दाश्त के बाहर हो रही हैं। मुझे इसका कोई हल निकालना होगा। मुझे इस विराज के बारे में आंटी को या फिर बिहान को बताना ही होगा कि इस लड़के की नीयत मेरे लिए ख़राब है। वो अगर इस एक हरकत को नज़रअंदाज भी कर देती, लेकिन दिन ब दिन उसकी बढ़ती हुई ज़रूरतें कोमल के लिए असहनीय होती जा रही थीं। वो रोज़ सोचती थी कि बिहान को बताएगी, लेकिन बिहान का ठंडा व्यवहार उसे कुछ भी कहने से रोक देता था। वो वैसे भी औरत जात पर विश्वास नहीं करता था, और अगर उसने विराज के मामले में भी कोमल पर विश्वास न किया तो उसका घर तो वैसे ही टूटने की कगार पर था और पहले टूट जाता। फिर उसने अपनी सास को बताने के बारे में सोचा, लेकिन इससे पहले एक दिन तो हद ही हो गई। उस दिन परिवार में एक फंक्शन था और शारदा जी को वहाँ जाना था, और कोमल घर में अकेले रहने का खतरा मोल नहीं ले सकती थी। आज मैं आपके साथ चलूँगी आंटी। घर में अकेले रहकर मेरा दिल घबराने लगता है। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके साथ चलूं, आपके परिवार से मिलूं, तभी तो मैं सबको पहचानूंगी। अरे बेटा, तुमने तो ये बात कहकर मेरा दिल जीत लिया है, मुझे खुश कर दिया। हाँ हाँ, मैं तुम्हें अपने साथ ज़रूर लेकर जाऊंगी। और हाँ, आज तुम मेरी पसंद के कपड़े पहनोगी। ये कपड़े एक अटैची में रखे हैं और वो अटैची अलमारी के ऊपर रखी है, ज़रा उतार कर लाओ। मगर आंटी, वहाँ तक तो मेरा हाथ नहीं पहुँचता और वो अटैची बहुत भारी भी है।
मैं उसे कैसे उतार सकती हूँ? अरे बेटा, मैं तुमसे नहीं बल्कि विराज से कह रही हूँ। तुम विराज को मेरे कमरे में ले जाओ और उसे बताओ कि कौन सा अटैची बॉक्स नीचे उतारना है। अरे आंटी, आप खुद ही बता दीजिए इसे, आप खुद चली जाएं। कोमल तो ये सुनकर ही घबरा गई थी। कोमल, कभी कभी तुम बहुत जिद करती हो, मुझे तुम्हारी बातों पर बहुत हैरानी होती है। अरे कोमल, ये घर का ही बच्चा है, तुम इसे गैर क्यों समझती हो? पहले भी ये तुम्हारे व्यवहार की वजह से नाराज हो गया था और बड़ी मुश्किल से मैंने इसे मनाया था। मुझे लगता है तुम इसे फिर से नाराज कर दोगी। और विराज के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। चाची, अगर इन्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता तो मैं चला जाता हूँ, आज के बाद कभी नहीं आऊँगा। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ ही था कि कोमल जल्दी से बोल उठी। नहीं नहीं, मुझे इनके यहाँ आने से कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, तुम चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ कि कौन सा अटैची नीचे उतारना है। अब वो विराज को लेकर अपनी सास को नाराज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इस घर में उसकी सास का सहारा ही था उसके लिए। वो उसे लेकर अपनी सास के कमरे में तो आ गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। न जाने कभी ये कौन सी हरकत कर देगा। जैसे ही वे दोनों कमरे में पहुंचे, अचानक विराज ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। विराज को बड़ी मुश्किल से तो ये तन्हाई का मौका मिला था और वो इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहता था, जबकि कोमल तो उसकी इस हरकत पर बुरी तरह घबरा गई। ये क्या हरकत है विराज, तुमने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? अरे यही तो हमारे पास एक मौका है कि मैं तुम्हें अपने जज्बात खुलकर बता सकूं। आंटी इस वक्त पड़ोस में अपनी सहेली के घर गई हैं और मैं जानता हूँ वे 1-2 घंटे से पहले नहीं लौटेंगी, और ये 1-2 घंटे बहुत है हमारे लिए। यही हमारे पास वक्त है। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता हूँ। तुम अपने दिल से सारा डर निकाल कर अपनी आंखें बंद करके खुद को मेरे हवाले कर दो। मेरी पनाहों में वो सुकून मिलेगा जिसके लिए तुम न जाने कब से तरस रही हो। मैं जानता हूँ जवानी के मुंहजोर जज्बे लड़का हो या लड़की दोनों को तंग करते हैं, और फिर तुम तो शादीशुदा हो, तुम्हारा तो ये हक बनता है और तुम इस हक से वंचित हो। लेकिन कोई बात नहीं, वो सुकून मैं तुम्हें दूंगा। वो अजीब से बहके हुए अंदाज के साथ कोमल के करीब आने लगा तो कोमल बुरी तरह घबरा गई। मुझसे दूर हो जाओ विराज, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। मुझे लगता है कि तुम रिश्तों की मर्यादा और पवित्रता को भूलते जा रहे हो। मगर विराज तो कुछ और ही सोच चुका था। उसने कोमल का दुपट्टा उतार कर एक तरफ रख दिया और उसे अपनी ओर खींचने लगा और कोमल को अपनी बाहों में भर लिया। मैं तुम्हारी घबराहट को समझ सकता हूँ कोमल। पहली बार हर लड़की को डर लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे सुकून भी मिलता है। विराज की आवाज़ मदहोशी में भरी और नशीली होने लगी थी, मगर कोमल तो डर के मारे बुरी तरह कांप उठी थी। मत करो ये सब, जाओ यहाँ से। मैं बिहान को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। आंटी ने देख लिया तो वो क्या कहेंगी? कोई भी यहाँ आ सकता है। मगर विराज उसकी कोई भी बात सुने बिना अपने जज्बातों के आगे बहकता जा रहा था। बेबसी के एहसास से कोमल की आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल ही दिल में भगवान को याद किया था, हे भगवान मेरी रक्षा कर, इस दरिंदे से मुझे बचा। उसी वक्त उसके कानों में शारदा जी की तेज आवाज़ें गूंजने लगीं। कोमल, जल्दी से मेरे पास आओ। कोमल, कहाँ हो? इधर आओ मेरे पास। उनकी आवाज़ सुनकर विराज भी बुरी तरह घबरा गया था। उसने एक झटके से कोमल को छोड़ दिया। कोमल भागते हुए कमरे से बाहर निकली। उसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि उसका दुपट्टा कमरे में ही रह गया है। बस अपनी इज्जत बचाने के लिए वो भागती हुई सास के पास आ गई थी। आकर देखा तो शारदा जी जमीन पर गिरी हुई थी। क्या हुआ आंटी, आप नीचे कैसे गिर गईं? वो उन्हें सहारा देकर उठाने लगी। मैं बाहर जाने ही वाली थी कि अचानक मेरा पैर मुड़ गया और मैं गिर पड़ी। लगता है मेरे पैर में मोच आ गई है। और ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? आज तक तुमने ऐसी लापरवाही नहीं की। जवान लड़का घर में है और तुम बिना दुपट्टे के घूम रही हो। शारदा जी के गुस्से से बोलने पर कोमल घबरा गई। जब उसकी नज़र खुद पर पड़ी तो वो शर्म से पानी पानी हो गई। वो बस आपकी आवाज़ सुनकर मैं जल्दी से बाहर आ गई थी तो दुपट्टा दरवाजे में ही फंस गया। ऐसी लापरवाही मत किया करो, खासकर जब घर में कोई हो। बेहान को औरतों की आदत बिल्कुल पसंद नहीं। कोमल ने उन्हें सोफे पर बिठाया, पानी पिलाया और जल्दी से अपना दुपट्टा खुद के चारों ओर लपेट लिया। विराज तो घर से जा चुका था। यकीनन वो यही चाहता था कि उसके बदलते हुए जज्बातों के बारे में शारदा जी को कुछ पता न चले। उन्होंने विराज के बारे में भी पूछा, लेकिन कोमल ने बात टाल दी। और फिर पूरे 2 घंटे बाद विराज वापस आया। सॉरी चाची, मुझे जल्दी जाना पड़ा। एक दोस्त की कॉल आ गई थी,
वो बाहर मेरा इंतजार कर रहा था और फिर विराज उन्हें अस्पताल लेकर गया। उनके पैर में गहरी मोच आ गई थी, जिसकी वजह से वो कई दिनों तक बिस्तर से उठ भी नहीं सकी। कोमल पूरे दिल से उनकी देखभाल करती रही। वो इस बात पर भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि अगर उस दिन शारदा जी ने उसे जल्दी न बुलाया होता तो क्या होता। न जाने विराज उसके साथ क्या कर बैठता। कोमल एक बहुत बड़ी गलती कर रही थी। ना वो बिहान को विराज के बारे में बता रही थी और ना ही शारदा जी को, और ये गलती उसकी पूरी जिंदगी को तबाह करने वाली थी। अगर उसे इस बात का अंदाजा हो जाता तो शायद वो विराज वाली बात न छुपाती। वो विराज से कब तक बच सकती थी, जबकि वो तो बस किसी नए मौके की तलाश में ही रहने लगा था और अब भी मौका वो हाथ से छोड़ने वाला नहीं था। पूरी तरह कोमल की खूबसूरती को पा लेना चाहता था, जो उसके दिल में बुरी तरह आग लगा चुकी थी। एक दिन फिर जैसे ही विराज को एक मौका मिला, उसने कोमल को अकेले देखा। वो किचन में खड़ी काम कर रही थी, पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। साड़ी का पल्लू कमर पर लपेटा हुआ था, लेकिन कमर का कुछ हिस्सा हरी साड़ी से साफ झलक रहा था और विराज की नज़रें उसकी नाजुक बल खाती कमर पर अटकने लगी थीं और उसने अचानक ही अपना हाथ कोमल की कमर पर रख दिया। लेकिन इस बार कोमल बुरी तरह भड़क गई। अपनी हद में रहो विराज, मैंने बहुत तुम्हारा लिहाज कर लिया। पहले मैं इसलिए चुप थी कि बात मेरी इज्जत पर आ जाएगी, मगर अब मुझे लग रहा है कि मेरी खामोशी तुम्हें और भी हौसला दे रही है। अब मुझे अपने पति को ये सब बताना ही होगा। विराज जोर से हंस पड़ा। तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। बिहान तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो तो वैसे भी औरत जात पर भरोसा नहीं करता। उसे लगता है कि औरतें बेवफा होती हैं और किसी भी वक्त धोखा दे सकती हैं। एक औरत की बेवफाई ने उसे हर औरत से नफरत करने पर मजबूर कर दिया है। मेरे बारे में बताकर तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगी, उसने कोमल की तरफ थोड़ा सा झुकते हुए कहा। वैसे अगर तुम चाहो तो हम दोनों बहुत हसीन और रोमांटिक पल एक दूसरे के साथ गुजार सकते हैं और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तुम्हारे दिल में जो प्यार की प्यास है वो मैं बुझा सकता हूँ। तुम जिस प्यार के लिए बिहान से तरस रही हो, वही प्यार मैं तुम्हें दूंगा। उसकी आंखों में हवस का रंग साफ झलक रहा था। मैं तुम्हारी शक्ल पर थूकती हूँ। नफरत है मुझे तुम जैसे घटिया इंसान से। घिन आती है मुझे तुमसे, जो अपने ही परिवार की इज्जत पर बुरी नज़र रखता है। कोमल गुस्से से तमतमाती हुई अपने कमरे में आ गई थी। अब वो पहले से भी ज़्यादा सतर्क रहने लगी थी। उस दिन जब बिहान घर आया तो कोमल बहुत परेशान थी। वो सोच रही थी क्या उसे विराज के बारे में बताना चाहिए, क्या ये सही होगा या नहीं। वो इसी उलझन का शिकार थी कि बिहान उसके पास आया और बहुत ही नरमी से उसका हाथ थाम लिया। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा, गलत समझा, तुम्हें बेवजह इतनी तकलीफ दी, तुमसे दूर रहा, एक बेवफा औरत की गलती की सज़ा तुम्हें देता रहा, मगर मैं गलत था। तुम तो बहुत अच्छी हो, बहुत प्यार करने वाली हो। मेरी बेरुखी के बावजूद भी तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरी माँ का ख्याल रखा, कभी मुझसे सख्त शब्दों में बात न की। तुम बहुत अच्छी हो। मेरा दिल तुम्हारे लिए बदल गया है। शादी के बाद पहली बार बिहान के मुँह से अपने लिए इतनी मोहब्बत भरी बातें सुनकर कोमल हैरान रह गई। क्या मेरी किस्मत मुझ पर इतनी मेहरबान हो सकती है। वो थोड़ा सा कोमल के करीब हुआ, फिर उसे बाजू के घेरे में लेकर अपने करीब कर लिया। अगर तुम कहो तो हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। और कोमल का दिल बुरी तरह धड़कने लगा था। चेहरे पर शर्म की लाली बिखरने लगी थी और बिहान ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसे अपनी आगोश में समेट लिया था। वो कई दिनों से कोमल पर ध्यान दे रहा था। शादी के बाद से ही उसकी पत्नी ने उसके सामने उफ तक न की थी। उसका कितना ख्याल रखती थी, तो फिर कैसे उसका दिल अपनी पत्नी के लिए ना बदलता। उसने सच्चे दिल से कोमल को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था और आज उसे उसका हक देना चाहता था। बहुत ही नरमी से उसने कोमल के नरम होठों को छुआ था। पहले तो कोमल थोड़ा सा शर्माई थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी बिहान का साथ देने लगी थी। कितना सुकून था इस स्पर्श में, जो कि एक जायज रिश्ते का स्पर्श था, उसके पति का स्पर्श था, जिसमें उसका दिल ढेरों सुकून पा गया था। जबकि विराज की एक ही नज़र उसे बेचैन करने के लिए काफ़ी होती थी। उसने बड़े ही सुकून के साथ अपना आप अपने पति की बाहों में ढीला छोड़ दिया था और बिहान ने उसके नाजुक वजूद की हर प्यास को मिटा दिया था। अपने प्यार की इस कदर बारिशें की थीं कि उसके सूखे दिल की ज़मीन फिर से खिल उठी थी। उस दिन बिहान ने बताया कि वो एक मीटिंग में जाएगा और देर से लौटेगा। उसने कहा था कि उसका इंतजार न करे, लेकिन कोमल फिर भी जाग रही थी ताकि उससे विराज के बारे में बात कर सके। मगर बिहान को लगा शायद वो उसके लिए जाग रही है ताकि उसे खाना परोसे।
उसकी इस फिक्र को देखकर बिहान का दिल उसके लिए और भी नरम पड़ने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कोमल को अपनी बाहों में समेट लिया और उसके माथे पर प्यार करते हुए अपनी पुरानी सारी गलतियों की माफ़ी मांगी थी। और कोमल हल्के से मुस्कुरा दी। वो चाह कर भी उस दिन भी विराज के बारे में बिहान को कुछ न बता सकी। बिहान की आंखों में कोमल के लिए सच्चा प्यार और अपनापन था। उसके दिल में जो सवाल मचल रहा था वो उसके होठों पर आ गया। बिहान, मगर मैं आपके बर्ताव की वजह समझ नहीं पाई। ये सच है, मुझे आपके व्यवहार से शिकायत थी मगर गुस्सा नहीं था, क्योंकि इतना तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसी औरत है जिसने आपको अंदर से तोड़ दिया है और आप हर औरत से नफरत करने लगे हैं। उसकी बात पर बिहान ने हैरानी से उसकी ओर देखा था। तुम्हें ये सब कैसे पता? विराज ने उस दिन हल्का फुल्का जिक्र किया था, तभी मुझे समझ में आया कि आपकी ज़िंदगी में कोई और भी थी। बिहान गहरी सांस लेकर बोला। औरत थी लेकिन अब है नहीं। फिर एक ठहरी हुई आवाज़ में बोला, कोमल, मैं उससे बहुत प्यार करता था। मोहब्बत क्या होती है मैंने उसी से सीखा था। वो मेरी क्लास फेलो थी, हम दोनों कॉलेज में साथ थे, फिर यूनिवर्सिटी में भी साथ रहे। हमने बहुत वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा, एक दूसरे की आदत हो गई थी। मैं उसे बहुत प्यार करने लगा था। उसके बिना तो मेरा एक पल भी नहीं गुजरता था और वो भी मेरे लिए उतनी ही दीवानी थी। मैं प्यार में अंधा होकर उसकी बुरी आदतों को नज़रअंदाज करता रहा। ये समझ ही नहीं पाया कि वो लालची स्वभाव की औरत है। वो मुझसे नहीं बल्कि उन सुविधाओं से प्यार करती थी जो मैंने उसे दे रखी थी। उसे उस पैसे से प्यार था जो मैंने उस पर लुटाया था। वो एक गरीब घर की लड़की थी जिसने कभी खुले पैसे से अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं की थीं, और जब मेरी शक्ल में उसे क्रेडिट कार्ड मिला तो वो इस मौके को कैसे जाने देती। मैं उसकी लालच को उसकी मोहब्बत समझता रहा, और फिर जब उसे मुझसे बेहतर कोई मिल गया तो उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने मुझसे कहा कि उसकी माँ ने उसका रिश्ता ज़बरदस्ती तय कर दिया है और वो अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकती। वो लड़का उसकी माँ की सहेली का बेटा है और वो मजबूर हो गई है। मैंने उसे बहुत रोका, बहुत मनाया कि मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, मगर उसने मेरी एक न सुनी। मेरे सामने मजबूरियों का रोना रोती रही। और फिर जब उसकी शादी हो गई तो मैं बहुत तकलीफ़ में था, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत रोया था क्योंकि मेरी पहली मोहब्बत नाकाम हो गई थी। फिर एक दिन संयोग से मेरी उससे मुलाकात हो गई। वो बहुत खुश लग रही थी। उसके साथ उसका पति भी था जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उससे दोगुनी उम्र का था। तब मुझे पता चला वो अमेरिका से लौटा है और अब उसे भी अपने साथ अमेरिका ले जाएगा। पैसे की और अमेरिका की चमक दमक ने उसे मुझसे दूर कर दिया। तब मेरा प्यार से और औरतों से विश्वास उठ गया। मुझे लगने लगा हर औरत सिर्फ पैसों की भूखी होती है, कोई भी औरत भरोसे के लायक नहीं होती। तभी मैंने यही समझा कि तुम भी छोटे घर से आई हो, तुमने भी पैसों की वजह से ही मुझसे शादी की होगी, तुम्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। मगर अब मुझे एहसास हुआ है कि तुम बाकी औरतों जैसी नहीं हो, तुम उनसे बहुत अलग हो और मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। पहली बार जब बिहान के मुंह से ऐसी प्यार भरी बातें निकलीं तो कोमल का दिल खुशी से झूम उठा। वो ये बात भूल ही गई थी कि वो आज बिहान से क्या कहने वाली थी। उसे विराज के बारे में बताना चाहती थी, मगर अब वो पूरी तरह से इस बात को भुला बैठी थी और यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। एक ऐसी गलती जिसने उसके जीवन को बर्बाद करने वाला मोड़ दे दिया था। बिहान का प्यार पाकर कोमल खुशी से फूली नहीं समा रही थी। विराज भी ये देखकर हैरान रह गया था। पहले तो ये हर वक्त उदास रहती थी और अब हर वक्त इसके चेहरे से मुस्कान हटने का नाम नहीं लेती। मगर क्यों? बिहान तो इसे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता, सीधे मुंह बात तक नहीं करता, तो आखिर इतनी खुश क्यों है? फिर उसने अपने दिल में सोचा, खैर मुझे तो अपने काम से मतलब है, मैं बस इसकी खूबसूरती को एक बार अपनी बाहों में बिखरते देखना चाहता हूँ। अगर ये एक बार मेरी चाल में फंस गई तो फिर मुझसे कभी बच नहीं पाएगी और बिहान को कभी पता भी नहीं चलेगा कि उसके नाक के नीचे मैं कौन सा खेल खेल रहा हूँ। उस दिन शारदा जी बाजार जाने की तैयारी कर रही थी। कोमल, तुम भी मेरे साथ चलो, अपनी पसंद के कपड़े ले लेना, मौसम बदल रहा है तो कपड़े खरीद लो और दर्जी को सिलवाने के लिए दे देना। कोमल ने बेजार से अंदाज में जवाब दिया, आंटी आप खुद ही मेरे लिए पसंद करके ले आइए, पहले भी माँ और भाभी ही लाती थीं, मुझे बाजार जाना पसंद नहीं है। शारदा जी बस उसे देख कर रह गई थी। तुम बाकी लड़कियों से बहुत अलग हो कोमल। लड़कियां तो शॉपिंग के नाम पर दीवानी हो जाती हैं, एकदम पागल हो जाती हैं, और एक तुम हो जिसे खरीदारी में कोई दिलचस्पी नहीं है। खैर ठीक है, मैं ही अपनी बेटी के लिए अपनी पसंद के कपड़े लेकर आऊँगी। उनके जाने की थोड़ी देर बाद विराज घर आ गया। कोमल ने उसे देखा और उसका मुंह बिगड़ गया।
फिर दरवाज़ा खुला छोड़कर वो लॉन्ज में चली गई। विराज ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, चाची कहाँ हैं? वो बाजार गई हैं, बेहतर यही होगा तुम भी चले जाओ। जब वो घर वापस आएंगी तभी आना, कोमल ने तंजिया अंदाज में कहा। विराज शैतानियत भरी मुस्कान के साथ बोला, मैंने उन्हें बाजार जाते हुए देख लिया था, इसीलिए तो आया हूँ। मुझे पता था तुम घर में अकेली होगी। और कोमल का दिमाग झंझना उठा था। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त के बाहर होती जा रही हैं। निकल जाओ यहाँ से। अगर मैंने बिहान को तुम्हारी इन हरकतों के बारे में बता दिया तो वो तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। और विराज एक ठहाका मारकर हंस पड़ा था। अरे बिहान की धमकी मत दो मुझे, बार बार ये धमकियाँ मत दिया करो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो तुम्हें कितनी घास डालता है। वो तो तुम्हारी तरफ देखता तक नहीं, तुमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता, और तुम उसके नाम की धौंस मुझ पर जमा रही हो। मैं कितनी बार कहूँ मुझसे दोस्ती कर लो, तुम्हारा ही फायदा होगा। जो तुम कहोगी वही करूँगा। और भला इससे ज़्यादा और क्या चाहिए तुम्हें? और हाँ, बिहान की फिक्र मत करो, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें अपनी मर्जी से पाना चाहता हूँ। जो सुकून मर्जी में है वो ज़बरदस्ती में नहीं। विराज ने बेशर्मी से एक आंख दबाकर कहा था, और कोमल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। अगले ही पल उसने एक जोरदार थप्पड़ विराज के मुंह पर दे मारा। मुझे तुमसे इस बेहयाई की उम्मीद नहीं थी। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। निकल जाओ यहाँ से। लेकिन अब विराज का गुस्सा भी भड़क चुका था। मैं प्यार से बात कर रहा हूँ और तुम हो कि सिर पर चढ़ती जा रही हो। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझ पर हाथ उठाने की, और तुमने मेरी बेइज्जती की। अब मैं तुम्हें इसका मजा चखाऊंगा। जो काम मैं प्यार से करने वाला था अब वो ज़बरदस्ती करूंगा। उसने कोमल की दोनों बाहें कसकर पकड़ लीं, और इससे पहले कि वो कोई और हरकत करता, पीछे से बिहान की सख्त आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। विराज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज यूनिवर्सिटी नहीं गए? विराज, जो कोमल के बहुत करीब खड़ा था, एकदम सहम गया। कोमल के हाथ अब भी उसकी पकड़ में थे। कोमल का चेहरा तो फक पड़ गया था। दोनों ही सकते में आ गए। बिहान ने ये नज़ारा गौर से देखा। विराज कोमल के कितना करीब खड़ा था, और कोमल के दोनों हाथ विराज के हाथों में थे। विराज तुरंत खुद को संभालते हुए बोला, नहीं, मेरी यूनिवर्सिटी तो ख़त्म हो गई है। अब तो मैं कल से ऑफिस ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ। मैं तो बस यहाँ चाची के बारे में पूछने आया था, लेकिन पता चला कि वो घर पर नहीं है। तो अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर विराज तुरंत वहाँ से निकल गया। बिहान बिना कुछ कहे कोमल को घूरता रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए अपने कमरे में चला गया, जबकि कोमल अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गई। ये क्या हो गया? बिहान ने जो देखा वो सब सही नहीं है। अगर मैंने उसे पहले ही विराज के बारे में बता दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। अब क्या करूं? अगर उन्होंने मेरे बारे में गलत समझ लिया तो मुझे उन्हें बताना चाहिए कि विराज की नीयत ख़राब है। वो पहले भी मुझ पर गलत नज़र डाल चुका है। वो घबराई हुई बिहान के कमरे में गई, जबकि बिहान आंखों पर बाजू रखकर लेटा हुआ था। वो उसके पास बैठ गई और सोचने लगी क्या कहे। बिहान, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, बिहान ने छोटा सा जवाब दिया। आज आप जल्दी आ गए? इस बार बिहान ने अपनी आंखों से बाजू हटा दिए। अच्छा किया कि जल्दी आ गया। अगर जल्दी ना आता तो ये मंजर कभी ना देख पाता, जो मेरी आंखें खोलने के लिए काफ़ी था। मैं तो एक बार फिर औरत जात पर भरोसा करने लगा था, तुमसे प्यार करने लगा था, मगर मैं गलत था। औरत जात नफ़रत के ही लायक है। उस पर भरोसा करना ही बेवकूफ़ी है। आप गलत समझ रहे हैं बिहान। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। विराज पहले भी मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर चुका है। मुझे आपको ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी, मगर बस कर दो कोमल। अपने गुनाह छिपाने के लिए अब तो मेरे कजिन पर इल्ज़ाम लगा रही हो। विराज ऐसा नहीं है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। वो कभी इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकता। वो अपने परिवार की इज्जत के लिए अपनी जान तक दे सकता है। किसी और की इज्जत पर बुरी नज़र डालना तो दूर की बात है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। मैं अब तुम्हें इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी इसी वक्त अपना सामान बांधो। मैं तुम्हें तुम्हारे माँ के घर छोड़ के आने वाला हूँ। आप गलत समझ रहे हैं बिहान। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। प्लीज़ मुझे घर से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊँगी? मेरी इज्जत का तमाशा बन जाएगा। तो तुम्हें मेरी इज्जत का तमाशा बनाने से पहले ये सब सोचना चाहिए था। अब बिना कोई बहस किए अपनी माँ के घर चली जाओ। मैं जल्दी ही तुम्हें तलाक के कागज़ भेज दूंगा। कोमल रोती रही, हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगी। वो उसके पैरों पर पकड़ने को गिरने को तैयार थी।
बस एक बार विराज को बुलाकर मेरे सामने उससे सब कुछ पूछ लीजिए। मुझे यकीन है कि वो झूठ नहीं बोलेगा, वो सारा सच अपने मुंह से बता देगा। मुझे जो देखना था वो मैंने देख लिया कोमल, जो जानना था मैंने जान लिया। अब मुझे किसी और से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। बिहान ने ज़बरदस्ती कोमल का हाथ पकड़ा और उसे उसके मायके छोड़ आया। साथ ही उसके कपड़ों का बैग भी दरवाजे के बीचों बीच रख दिया। अब मैं वापस जा रहा हूँ और मेरे घर लौटने की कोशिश मत करना, जल्दी ही तुम्हें कागजात मिल जाएंगे। जब कोमल घर पहुंची तो उसने बहुत कोशिश की कि उसके चेहरे के हाव भाव सामान्य रहें, लेकिन उसकी माँ ने एक ही नज़र में सब समझ लिया था और उनका दिल बैठ गया। कोमल भागकर अपनी माँ की बाहों में समा गई। क्या हुआ कोमल, मेरी बच्ची, सब ठीक तो है? कोमल जोर जोर से हिचकियों के साथ रोने लगी। उसकी माँ ने घबराकर उसकी पीठ सहलाई और उसे अपने कमरे में ले आई। हिम्मत रखो कोमल, खुद को संभालो, अभी तुम्हारी भाभी घर पर नहीं है। अच्छा हुआ कि उसने तुम्हारी ये हालत नहीं देखी, वरना जाने क्या क्या बातें बना देती। उन्होंने कोमल का बैग अपने कमरे में ही रख लिया और उसके लिए पानी ले आई। काफ़ी देर बाद जब कोमल थोड़ा संभली तो उसकी माँ ने धीरे से पूछा, अब बताओ क्या हुआ है, किसके साथ आई हो तुम, और ये इतना बड़ा बैग साथ क्यों लाई हो? तुम इतनी बुरी तरह रो क्यों रही हो? कोमल ने अपनी माँ को सारी बातें बता दी और जिसे सुनकर उसकी माँ की आंखें हैरानी से फैल गईं। ये क्या बेवकूफ़ी की कोमल, तुमने बिहान को ना सही, कम से कम अपनी सास को तो विराज के बारे में बता देना चाहिए था। तुमने ये बात सबसे छिपाकर अपनी ही हालत ख़राब कर ली। अब कौन तुम्हारी बेगुनाही पर यकीन करेगा? तुम्हारी भाभी तो पहले ही तुम्हारे यहाँ आने पर आपत्ति जताती थी। अब जब तुम हमेशा के लिए आ गई हो तो वो आसमान सिर पर उठा लेगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। जब उसकी भाभी घर आई और कोमल को वहाँ देखा तो वो एकदम गुस्से में भर गई, मगर उसने अपने चेहरे के हाव भाव सामान्य रखने की कोशिश की, क्योंकि पिछली बार साहिल ने उसे बहुत डांटा था। मेरी बहन शादीशुदा है, कभी कभार यहाँ आती है और तुम उसे थोड़ी देर के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोमल ने अपनी भाभी को ये महसूस नहीं होने दिया कि वो अब हमेशा के लिए आ गई है, मगर फिर भी उसकी भाभी कोमल की वापसी के दिन गिनने लगी। दिन बीतते जा रहे थे और कोमल के दिल पर जैसे छुरियां सी चल रही थी। वो बार बार बिहान का नंबर मिलाती, मगर वो उसकी कॉल काट देता। पिछले कई दिनों से वो खुद को भारी भारी और कमज़ोर सा महसूस कर रही थी। उसके ऊपर हर वक्त ये चिंता भी सवार रहती कि पता नहीं बिहान क्या फैसला करेगा। धीरे धीरे 2 महीने बीत चुके थे उसे मायके आए हुए, और फिर एक दिन उसे ये पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस खबर पर खुश हो या अपनी किस्मत पर रोए। जब उसका पति उसे प्यार से देखना ही छोड़ चुका था, जब उसने उसका साथ ही छोड़ दिया था, तभी उसे ये खबर मिली कि उसकी कोख में एक नई जिंदगी पनप रही है। अगर बिहान को ये बात पता चले तो शायद उसका रवैया बदल जाए। यही सोचकर उसने फिर से बिहान का नंबर मिलाया था, मगर उसका नंबर लगातार बंद जा रहा था। थक हार कर कोमल ने दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मीना के लिए कोमल की मौजूदगी सहन करना अब मुश्किल था। हर वक्त वो उसे ताने मारती, जरूर कुछ ऐसा किया होगा कि इन लोगों ने तुझे घर से निकाल दिया। दिन इसी तरह बेमजा बीतते जा रहे थे। भाभी का तिरस्कार और पति की बेरुखी सहते सहते कोमल पूरी तरह टूट चुकी थी। और फिर वो आया। एक दिन उसकी ज़िंदगी में वो बसंत बनकर आया। बिहान और उसकी माँ खुद उसे लेने आए थे और बिहान को देखकर जैसे उसकी सांसें अटक गई थीं। उसके दिल को सुकून मिला था, आंखों में ठंडक उतर गई थी। खुशी के आंसू आंखों के किनारों से टपक पड़े थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि बिहान उसे खुद लेने आया है। उसका दिल तड़प रहा था कि वो जाकर बिहान के गले से लिपट जाए और उसे बीते दिनों की तकलीफ़ों के बारे में बताए, लेकिन उसने खुद के जज्बातों पर कंट्रोल रखा। सास ने उसे गले से लगा लिया। मेरी बेटी कैसी हो, किस हाल में हो? कोमल चाहती थी वो उन्हें बताए कि इतने दिनों तक उन्होंने उसकी सुध तक ना ली थी, मगर उसने मुश्किल से खुद को रोक लिया। उसे इस बात की ही खुशी थी कि वो लोग उसे लेने आए थे, मगर बिहान कुछ नहीं बोला था। वो अब भी खामोश था। शारदा जी ने उसे वहाँ ढेरों बातें की, मगर एक बार भी विराज या उस हादसे का जिक्र नहीं किया। मगर जब कोमल घर पहुंची तो बिहान बिना एक शब्द कहे अपने ऑफिस चला गया और बिहान के सर्द रवैये पर कोमल का दिल टूट गया था। शायद वो अपनी माँ के ज़बरदस्ती कहने पर उसे लेने आया था, वरना उसे कोमल पर विश्वास नहीं था, और यही सोचकर उसे रोना आया था। जैसे ही वो सास के साथ अकेली हुई, कोमल ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आंटी, आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। विराज मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की
कोशिश कर रहा था। मैं ये बात इसलिए नहीं बताना चाहती थी कि आपका रिश्ता ख़राब हो जाएगा। मुझे लगा शायद वो सुधर जाएगा। शारदा जी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मुझे पता है मेरी बेटी, विराज ने हमें सब कुछ बता दिया। और कोमल हैरान रह गई। विराज? उसने ये बात आपको कैसे बताई? वो भला अपना गुनाह क्यों स्वीकार करेगा? तुम्हारे यहाँ से जाने के कुछ दिनों बाद ही विराज अचानक इंग्लैंड चला गया था। क्या? हाँ, सबने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर किसी को नहीं पता था कि उसने अचानक ये फैसला क्यों लिया। वो बहुत परेशान था और उदास दिखता था। फिर मुझे पहले भी यकीन नहीं था कि तुम्हारी गलती है। जब मैंने बिहान से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो वो मुझे चुप करवा देता। उसने मुझसे कसम ली थी कि मैं ना तो तुम्हें लेने जाऊंगी और ना ही तुमसे कोई बात करूंगी। इसी वजह से मैं इतने दिनों तक चुप रही। फिर बाहर जाने के बाद विराज ने किसी से कोई संपर्क नहीं रखा। सबने उससे बात करने की कोशिश की, मगर उसने किसी का फ़ोन तक न उठाया। और फिर एक दिन, फिर क्या हुआ आंटी? उसने खुद बिहान को कॉल करके अपना गुनाह कबूल कर लिया। विराज ने कहा कि इस समय तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वो खुद तुम पर बुरी नज़र रखता था और उसे अपनी गलती का एहसास इसलिए हुआ क्योंकि खुद उसकी बहन भी इन्हीं हालातों से गुजर रही थी। मोना का जेठ उस पर गलत नज़र रखता था और एक दिन रात को ज़बरदस्ती उसके घर में घुस गया था। उसके पति को सच्चाई पता चली, लेकिन मोना का पति मोना पर विश्वास करता था। मोना का घर टूटने से बच गया, लेकिन विराज को अकल आ गई थी कि जिस तरह उसकी बहन घुट घुट कर जी रही थी, तुम भी उसी तरह घुट घुट कर जी रही होगी। और ये सब सुनकर कोमल तो जैसे सन्न रह गई थी। वो तो रो भी नहीं पा रही थी और बोल भी नहीं पा रही थी। जिस सच्चाई को वह महीनों से साबित करने की कोशिश कर रही थी, अब खुद उसके गुनहगार ने उस सच्चाई को स्वीकार कर लिया था। जब मुझे ये सब पता चला तो मैंने बिहान को बहुत डांटा कि तुम्हें अपनी पत्नी पर भरोसा करना चाहिए था। कभी कभी जो आंखों से दिखता है वो भी गलत हो सकता है। और बिहान बहुत शर्मिंदा था। इसी वजह से वो खुद तुम्हें लेने आया था। और अब जब उसे लगा कि वो तुम्हारा सामना करने के काबिल है, जब उसे पता चला तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाया था। मेरा बेटा तुमसे बहुत शर्मिंदा है। अगर हो सके तो मेरे बेटे को माफ़ कर देना। अपने दिल को हमारे लिए साफ कर लेना। कोमल अपनी सास के गले लग गई। आपसे तो मैं कभी नाराज़ हो ही नहीं सकती। आप तो मेरी माँ की जगह हैं। और फिर सब कुछ ठीक हो गया। बिहान ने भी उससे माफ़ी मांगी थी। वो बहुत शर्मिंदा था। कोमल ने उसे और ज़्यादा शर्मिंदा करना ठीक न समझा। वैसे भी उनकी ज़िंदगी से विराज अब पूरी तरह निकल चुका था। जो भी गलत फहमियाँ हुई थीं वो ख़त्म हो चुकी थीं। वे अब गुजरे हुए अतीत की वजह से अपने आज को मुश्किल नहीं बनाना चाहते थे। बिहान के साथ मिलकर कोमल अब अपने आने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग करने लगी थी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।